अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मौसमियाती तब्दीली के असरात खैबर पख्तूनख्वा पर इंतहाई शिद्दत के साथ जाहिर हो रहे हैं। मानसून बारिश और गैर मामूली क्लाउड बर्स्ट ने सूबे में एक खौफनाक इंसानी अलमिया बर्पा कर दिया है। NDMA के मुताबिक अब तक 670 अफराद जाँ बहक जबकि 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये आदाद शुमार ना सिर्फ इस बात का सबूत है कि कुदरती आफात के सामने इंसानी बिसात कितनी कमज़ोर है, बल्कि ये भी वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का बराह रास्त शिकार बन चुका है। ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने और गैर मुतवक्के बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया है। बहरहाल इस सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सर्च एंड रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं, जबकि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक अब तक तकरीबन 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फ़ौज शाना बशाना काम कर रही है। और आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी सैलाबी सूरत हाल में पाक फ़ौज के जवानों की सरगर्मी और इमदाद के हवाले से गुफ्तगू की। सैलाबी आफात के दौरान पाकिस्तान की तारीख ये साबित करती है कि जब भी कुदरती सानेहात ने मुल्क को अपनी लपेट में लिया, पाक फ़ौज ने हमेशा आगे बढ़कर आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में बुनियादी किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया तबाहकुन बारिशों और ग्लेशियर्स के पिघलने से पैदा होने वाली सूरत हाल में भी यही मंजरनामा देखने को मिला। NDMA और सिविल इदारों के साथ शाना बशाना पाक फ़ौज के जवानों ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में बराह रास्त हिस्सा लिया। इस मौके पर हुकूमत और पाक फ़ौज के दरमियान हमआहंगी न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार बढ़ा रही है, बल्कि मुतासरा अफराद में एतमाद और हौसला भी पैदा कर रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि पाक फ़ौज और हुकूमत बाहमी ताउन और मरबूत हिकमत अमली के ज़रिए मौजूदा और आने वाली सैलाबी आफात का सामना करने के लिए एक सफ़े पर खड़ी हैं। और यही इत्तेहाद सैलाब से मुताद के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन दूसरी जानिब सियासी मैदान की बात करें तो तहरीक इंसाफ को सियासी गुंजाइश मिलने की उम्मीद कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देती। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ 9 मई मामले पर माफ़ी नहीं मांग लेती, तब तक पार्टी के हालात में किसी भी तरह की सियासी तब्दीली आने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी जानिब PTI के रहनुमा हों या फिर बानी PTI की बहनें हों, वो माफ़ी मांगने पर मज़ाहमत कर रहे हैं। जबकि सलमान अकरम राजा ने तो आज अपनी गुफ्तगू में वाज़ेह अंदाज में कहा कि बानी PTI को मुल्ज़िम बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुतालबा भी किया कि 9 मई की शफाफ तहकीकात कराई जाए। अब ऐसा लग रहा है जैसे तहरीक इंसाफ 9 मई मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। दर हकीकत तहरीक इंसाफ की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि बानी PTI को डील की पेशकश की जा रही है, जिसका वो कबूल करने को तैयार नहीं है। अगर इस मौक़िफ़ को देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि बानी PTI उसूलों की सियासत को तरजीह दे रहे हैं और वो मज़ीद अरसा भी जेल काटने को तैयार है। लेकिन बानी PTI की बहन अलीमा खान, जो अपने मुतज़ाद बयानात की वजह से पार्टी में तनकीद की ज़द में रहती हैं, उन्होंने एक बार फिर आउट ऑफ द वे जाकर बयान दिया है। वो ये दावा कर रही है कि बानी PTI जेल में खौफ का शिकार है। अब अलीमा खान का ये बयान तहरीक इंसाफ की मजमूई सियासत और बयानिए पर गहरा असर डाल सकता है, क्योंकि अब तक तहरीक इंसाफ का बयान ये रहा है कि बानी PTI बहादुर और अज़्म के साथ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन अलीमा खान के अल्फाज इस तासुर को कमज़ोर करते दिखाई दे रहे हैं। ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सियासत में लीडरशिप की शख्सियत और किरदार जमाती नज़्म नस्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर लीडर की कमज़ोरी या नफसियाती दबाव की तस्वीर अवामी सतह पर उभरेगी तो फिर ये ना सिर्फ हामियों के हौसले पस्त करती है, बल्कि मुखालिफिन के बयानियों को भी तक़वियत देती है। सियासी जमातों में लीडरशिप की साख एक कलीदी अंसर है और इसी तनाजुर में बानी PTI की शख्सियत को अब तक बहादुरी और मज़ाहमत करने वाले बयानिए के साथ जोड़ा गया है। लेकिन अब जो मंजर पेश किया जा रहा है, जो तासुर दिया जा रहा है, वो इसके बिल्कुल बरक्स है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इदारों से, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की ख़्वाह है, जब ये बात सामने आ गई कि माफ़ी मांगे और सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये रद्द-ए-अमल यकीनन इदारों के साथ मामलात को या रप्चर्ड ताल्लुकात को बेहतर करने में तो कहीं पर मुआविन साबित नहीं होगा, बल्कि ये गैप तो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस मामले को मज़ीद इसको टेकअप करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इस पर उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रानुमा अहमद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन किया। लेकिन अहमद अवैस साहब की तरफ जाने से पहले मैं अलीमा खान साहिबा का वो स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ जो आज जेल के बाहर मीडिया से बात करते उन्होंने दिया। अहमद अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद अवैस साहब, ये अलीमा बीवी का स्टेटमेंट आपने सुना कि बानी PTI जेल में खौफज़दा हैं और इतने खौफज़दा, इंटेंसिटी उन्होंने बताई उनके खौफ की इस वक्त जेल में क्या है, तो बानी PTI जेल में खौफज़दा है अहमद अवैस साहब, और है तो क्यों है? इस वजह से कि इन्होंने इस वक्त जो है हुकूमत ने उनके ऊपर ज्यादा पाबंदियां और उनके ऊपर जिसे कैसे के कोर्स ऑफ मेजर्स जो हैं कि उनको मेल मुलाकात बंद की हुई है, एक अजीब किस्म की मिस्ट्री क्रिएट हुई है। तो ये एक मेरे ख्याल में बड़ा गलत तरीका है प्रेशराइज करने का और नर्व ब्रेक करने का।
नहीं, लेकिन ये क्योंकि तो ये अहमद जानते अवैस हैं। साहब ठंडी हवा का झोंका नहीं है कि मामलात बानी पीटीआई के लिए होती। तो DGISPR ने, आपको याद होगा, एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है और इस पे आके अवाम से माफ़ी मांगे, पब्लिक अपॉलॉजी टेंडर करें। देखिए, अगर ये तो इससे बड़ा मुकदमा तो वो था जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था। ऐसी बात ना करें। देखिए, बात सुने, माफी तो फिर बहुत सारे आगे चलेगी ना। देखिए ना, ये दुरुस्त है, जो गलतियां इनसे हुई हैं माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए अहमद अवैस साहब, ये सवाल तो खुद बानी पीटीआई से होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होना चाहिए, जिन पर उन्होंने भी कोई डिफरेंट तो नहीं किया ना। या तो हिस्ट्री की दूसरी साइड पे खड़े होते। 2018 में वही कुछ हुआ, बल्कि उससे डबल इंटेंसिटी के साथ हुआ। सर क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात बताइए आप। ऐसी कौन सी बात है? क्या आइन आइन की शेप बदल दी उन्होंने? की सहूलतकारी और अयानतकारी के साथ हुकूमत में नहीं आए सर। ये तो खुद आपके लोगों के स्टेटेड पोजीशन है कि हम बैसाखियों के साथ हैं। देखिए, सुनिए, बात सुनिए। जब हुकूमत बनती है ना, सारी दुनिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो ये होती है, जिसको जो फोर्सेस का जो महकमा है, इट इज कंसीडर्ड एज पार्ट, इट इज ए लिम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे होता है कि इनको इस्तेमाल करे जहां और जिस तरीके से चाहे। और इसलिए ये कोई ऐसी अचंभा की बात नहीं है। कोई सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है, ये हर गवर्नमेंट के डिस्पोजल नहीं, लेकिन उनके कांधों पे सवार हो कि अगर आप हुकूमत में आए तो ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप इल्जाम लगाते हैं, कैसे कहते हैं? देखिए ना, अगर मवाजना करें, आज के इलेक्शन जिस तरीके से रिग करके ये हुकूमत आई है, ये 2018 में क्या हुआ था? ऐसे तो नहीं हुआ था। ऐसा कहाँ हुआ सर? ये तो कोई रीजन नहीं है ना कि उसमें कम हुआ था, इसमें ज्यादा हुआ था। हुआ तो रॉन्ग इज रॉन्ग। ये है कि देखिए ना, टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वो जो थोड़ी बहुत इंटरफेयर ये करते रहे हैं और गलत है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता। वो 2 में भी हुई है, 8 में भी हुई है, 13 में भी हुई है, 18 में भी हुई है। लेकिन ये मैसिव जिस तरीके से कि जो पहले इन्फ्लुएंस किया गया, पार्टी को उसका तखय्युस तोड़ दिया, उसको सिंबल तोड़ दिया, उसको इलेक्शन में कैंपेन नहीं करने दी। वो कौन रोकता था कि आप कॉर्नर मीटिंग करने नहीं दे रहे हैं और इलेक्शन आ रहे हैं, बाकी तमाम पार्टियां जो है जलसे कर रही हैं। आप देखिए, ये चीजें जो हमारे सामने हुई हैं उसको आप डिनाई कर लें, अलग बात है सर। आपकी जो हकीकत है, देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वन साइडेड पिक्चर पेंट करती है ना, तो वो गलत है। मैं तो सिर्फ दूसरे रुख पे दिखा रहा हूँ। आपकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर एक डस्का इलेक्शन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई थी। उस डस्का इलेक्शन में कितने पंक्चर लगे थे वो भी सबके सामने। तो इसलिए आज अगर पीटीआई ये कहती है कि पीटीआई बड़ी राइट साइड के ऊपर खड़ी हुई और बहुत पवित्र है, तो ये भी ठीक है। आप एक रिपोर्ट की बात करते हैं, उस दौरान कितने इलेक्शन हुए थे और कितने इलेक्शन पीटीआई हारी थी। अगर ये सारी बात होती तो एक इलेक्शन भी ना हारते। नहीं, वो तो गिन ले। नेचुरली सर, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है ना सर। आज भी पार्लियामेंट के अंदर आपकी नुमाइंदगी है ना। फिर यहाँ पे तो वो बात तो यहाँ पे दुरुस्त बैठती है। आप देखें ना, यहाँ पे कैसे नुमाइंदगी। अभी इसीलिए तो हमारा तो ये तकाजा था कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आप इलेक्शन ऑडिट कराने, किसी को उधर ही बाकी नहीं रहेगा। पता लगता कि क्या किया इस मुल्क के अंदर। ये ऑडिट तो सर आपने अपनी गवर्नमेंट में भी नहीं कराया था। मतलब वैसे मुझे बताइए ना, एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सोच लिया कि इदारों से महाजराई का तसलसल जारी रहेगा, या फिर किसी जगह मफामत हो सकती है? मफामत हो सकती है। मफामत के लिए आएंगे तो होगी ना। देखिए, अगर हाथ जोड़ के जाएंगे मफामत के लिए, अगर आपका ये ख्याल है, तो कभी नहीं होगा ऐसा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप सिद्ध के दिल से, खुलूस नीयत से माफी मांग लें कि 9 में गलत हुआ। क्यों, किस बात की माफी मांगे हम? 2 साल तक वो लोग जेल में रहे और कुछ ना हुआ। अब जब 5 अगस्त का इन्होंने ऐलान किया तो एकदम से सजाएं देके। सर इस वक्त जितनी की रेजिलियंस पीटीआई शो कर रही है और जितना दमखम है सर, आपने देख लिया है कि इस वक्त अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, पीटीआई की लीडरशिप नहीं मिलती है, मैस मोबिलाइजेशन कहीं है नहीं। आप वो प्रेशर हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट पे डालने में खासे नाकाम रहे हैं। इसके बावजूद अगर इस माइंडसेट के साथ चलते रहेंगे तो कोई कामयाबी मिलेगी? सर सवाल मेरा बड़ा सादा है। देखिए, हाँ, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल सादा भी है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर ये बात जो है ना, इस असूल के ऊपर अगर चलने लगे, इसका मतलब ये है कि जब कोई ताकतवर सामने आ जाएगा तो उसके आगे झुक जाओ। ये असूल तो ये है। देखिए, कोई सी जगह पे असूल पे खड़ा होना पड़ता है आपको। अब वो गैर असूली कहां पे खड़े हुए? ये सर इस वक्त मुझे बताएं कि प्रिंसिपल पोजीशन क्या है पीटीआई की, किस उसूल पे खड़े हैं? इस असूल पे खड़े कि पाकिस्तान में आइन असल हैसियत में आए और लोगों के हकूक और अदलिया की आजादी बहाल हो। ये बुनियादी चीज है।
आइन की अदलिया जो है सर आपको आइन की नजर आ रही है? बहाली और अदलिया की आज़ादी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब खुद गवर्नमेंट में थी तो क्या किया? कुछ भी नहीं, कहीं पर भी उन्होंने कहीं इसमें सर वो नहीं की, कहाँ जी इंटरफेयर किया? देखिए ना, बात सुने, देखिए ये मटेरियल तब्दीली जब आती है, अब तो उन्होंने उन्होंने 26वीं तरमीम जिस तरीके से की, गैर आईनी तरीके से, और मैं गैर आईनी इसलिए कहता हूं कि 4 सूबों ने मिलकर पाकिस्तान का आइन बनाया था, और 4 सूबों में से एक सूबा उस वक्त उसकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी, सेनेट के इलेक्शन ही नहीं हुए थे, और आपने 26वीं तरमीम तो कर सर दी। अगर मैं इतनी आपसे बड़ी- ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज वेरी मच ऑन बोर्ड जब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही थी तो फिर आप क्या कहेंगे? अब कहने की क्या बात है? ये देखिए ना, सवाल ये है कि ये बात जो है तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये बात एक असूल की है कि ये आपके सामने जो हुआ वो कैसे हुआ? क्या ये आइन को तरमीम करने का ये तरीका जिसमें एक सूबे की रिप्रेजेंटेशन ही ना हो, तरमीम हो सकती है? और ऐसी तरमीम जहां पे तीसरा पिलर जो है पाकिस्तान के आइन की खसूसियत ये थी कि जब इसको बनाया गया था, आप भुट्टो साहब की वो तकरीरें पढ़ ले, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान की हुई थी कि पाकिस्तान की जुडिशरी को एक अलग हैसियत, एक सेपरेट चलिए इंडिपेंडेंट सर मैं मान लेता हूं कि लगाया चलिए गया था। पीटीआई इसमें शामिल नहीं थी, तो अगर शामिल नहीं थी तो इसको रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या रोल प्ले किया? हम क्या कर सकते थे? एक तरफ ताकत है सर यू कुड हैव एनेक्स विद द ऑपोजिशन। सर आपको जमीयत उलमा इस्लाम फे को आपसे गिला हो गया, एतराज हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डबल गेम खेल रही है। कोई जब डबल की बात नहीं है इसमें, मैं इसमें डबल गेम की मसला नहीं था। देखना यह है कि तरमीम जिस तरीके से हुई है वो ठीक थी कि नहीं। आप इस बात को भूल जाएं कि कौन क्या कर रहा था। देखना यह है कि पाकिस्तान को सामने रखें, जो तरमीम होनी चाहिए थी या जिस तरीके से जो तरीकेकार है तरमीम करने का, क्या वो अपनाया गया? आप देखें, जब पहले सितंबर में ये बिल आया, मैं इसको एक रात लगाया कि आज रात तरमीम हो जाएंगी। रात के 11 बजे उसका मसवदा जो है मौलाना फजलुर रहमान के घर में जाता है, और वो लॉ मिनिस्टर लेके जाते हैं, और कामरान मुर्तजा साहब उनके जनरल सेक्रेटरी जो हैं, उनकी जुबानी सुन लीजिए। वो कहते हैं, जब हमसे पूछा उनसे कि भाई आप इस वक्त रात को ले आए हैं और अभी आपने 12 बजे रात के इसका सेशन रख लिया है और वहां पे वोटिंग होगी, हमें बताएं इसके अंदर है क्या? सर ये कंसर्न्स दूर हुए थे तो जमीयत उलमा इस्लाम फे पार्लियामान में गई थी और पीटीआई नहीं गई थी। जाहिर है जेयूआई का अगर कंसर्न्स थे तो कंसर्न्स दूर हुए थे ना सर। लेकिन ना बात सुने, मैं आपको जो हिस्ट्री है वो बता रहा हूँ, जो हमारे सामने हो चुका है और आपके सामने भी हो चुका है, कि रात के 11 बजे जब गया है तब उसने कहा कि लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि ये तो इसके अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता, तो कहां से बन के आया था? तो अहमद अवैस साहब कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, मुमकिनात का खेल है। तो क्या जैसे आप इतने रिजिड हो गए हुए हैं और आप समझते हैं कि नहीं ये पॉसिबल है? ये रिजेक्ट नहीं है जी, रिजेक्ट नहीं है। सवाल ये है कि आप पॉसिबिलिटी का जरूर है, लेकिन आप उसमें अनस्क्रूपलस होके नहीं खेलें। आप उसको एक लुक्रेटिव बिजनेस बना के इसके अंदर ना आए। आप असूल से कौम को बिल्ड करना है आपने। आप तो कौम की खिदमत के लिए आते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अगर पॉसिबिलिटी का है तो उसमें हम राइट और रॉन्ग, ये ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये इस बेस के ऊपर हम पॉलिटिक्स में अगर आके खेलेंगे तो मुल्क की तबाही जो आपको जो आज नजर आ रही है इससे और ज्यादा होगी। हमें कहीं पे तो कोई स्टेप लेना है। और देखिए, मैं और बात बताऊं, मैं खुद मफाहमत का हामी हूं, मैं भी चाहता हूं कि मफाहमत हो, लेकिन उसके लिए मैग्नेनिमिटी हमेशा हुकूमत को दिखानी होती है। आपको भुट्टो साहब का जमाना मैं याद दिला देता हूं, अगर आप उस वक्त बहुत छोटे होंगे। देखिए, जब बहुत वो भी रिगिंग के बुनियाद पे एजिटेशन हुए थे, और जब बहुत बढ़ गए तो भुट्टो साहब ने TOR बनाई और बाकायदा ऑफर किया एज प्राइम मिनिस्टर कि आओ मेरे साथ बैठ के हम इसको हल करते हैं। और फिर बाकायदा टीमें बैठी और आपस में सिलसिला शुरू हुआ बातचीत का, बड़े अच्छे माहौल के अंदर, और कामयाब भी हुआ। वो अलग बात है कि बाद में मार्शल आ गया, लेकिन बात यह है कि कुछ तरीके कार जो है ना, आप हर वक्त हर चीज के ऊपर तो उनको दबा नहीं सकते हैं। इस तरह से ये जब आप दबाते रहेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि इससे को प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, नफरत सर? लास्टली देखिए, एस्टैब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत के आप खिलाफ है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको जमहूरी कुव्वतों के साथ तो बैठना पड़ेगा। उनके साथ बैठने को भी तैयार नहीं है, गवर्नमेंट के साथ भी बैठने को तैयार नहीं है। आप बैठना भी एस्टैब्लिशमेंट से चाहते हैं तो सर ये दो रंगी नहीं है। नहीं तो मेरी बात सुनिए, ये गलत बात है ना। हम तो जमहूरी कुव्वतों के साथ, वो गलत है, वो उनका एक्ट जो है और फेल जो है वो गैर जमहूरी है। हम फिर तैयार थे। आप जरा पीछे चले जाइए, दिसंबर 2024 के अंदर जब इमरान खान ने जेल में ऐलान किया कि हमारी ये टीम है, हम निगोशिएशन के लिए आ रहे हैं, और वो टीम बाहर निकलती है, अडयाला जेल से गिरफ्तार हो जाती है पहले।
फिर उनको रिहा करते हैं और फिर जाके पहले वो जाते हैं, जाके असेंबली उसके स्पीकर के चैम्बर में बैठ के बातचीत होती है और अगली डेट फिक्स होती है 2 जनवरी। 2 जनवरी को दोबारा जाते हैं वहां पर, यह आपके सामने ये जो आपकी सारी पूरी किताब है, और वहां जाते हैं तो बड़े अच्छे माहौल में बातचीत होती है और हुकूमत की टीम कहती है कि आप अपने मुतालबा तहरीरी तौर पर ले आएं ताकि हम उसके ऊपर बाकायदा बातचीत करें। और ये तय पाया कि अगले दिन आप जाके इमरान खान से मिलके अपने मुतालबा तहरीरी लेकर आ जाएं। वो अगला दिन नहीं आया। फिर अब ये आपके सामने सारी नहीं, लेकिन एक टीम गई ना, फिर उनको एक्सेस दी, बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, लेकिन फिर बानी पीटीआई की इंस्ट्रक्शंस आ गई कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना। क्या देखिए ना, आप देखिए बात को अगर गलत तौर पर पेश करेंगे तो वो आपकी मर्जी है। अहमद अवैस साहब, आपको याद होगा एक्सेस मिल गई थी बानी पीटीआई तक? नहीं, कब मिली थी? 15 दिन के बाद जी। यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एक बात शुरू हुई है तो उसमें एक्सेस मिलने में क्या तामुल था कि अगर आप अगले दिन जाके ही मिल लेते और वो मुतालबा तहरीर ले आते, बातचीत आगे चलती। लेकिन उस वक्त जो है जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर हो गया कि प्राइम मिनिस्टर की टीम जो है अहमद अवैस साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर, यानी देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ पीटीआई एज ऑफ नाउ। आज भी तैयार है, ठीक, मैं आपको सच कह रहा हूं, ठीक, लेकिन आप सही तरीके से बातचीत के लिए आए और दिल से आए। ये तो हार्ट टू हार्ट बात होती है। अगर दिल से आप बातचीत के लिए तैयार हैं ये जरूर कामयाब होगी, ठीक, लेकिन तैयार अगर नहीं है तो फिर एक दूसरे के ऊपर हम इस तरह ही इल्जाम तराशी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रानू अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोशल इशू है, इस बात करनी, इस ब्रेक के बाद करता है। यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर में एक निजी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसने मुल्क भर में सोशल मीडिया, अवामी राय और कानून नाफिज करने वाले इदारों में एक नई बहस को जन्म दिया। ये इवेंट बज़ाहिर एक तफरीही शो था जिसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। इस शो के लिए बाकायदा टिकट फ़रोख्त किए गए और शुरका में ज़्यादातर तलबा और तालिबात शामिल थे। इवेंट में मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों के साथ साथ मौसीकी, रक्स और फैशन शो जैसी सरगर्मियाँ भी शामिल थी। लेकिन जब इस तकरीब के कुछ वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ये कौमी सतह का तनाज़ा बन गया। इन वीडियोज़ में देखा गया कि बाज़ अफराद गैर रिवायती, शोख और नामुनासिब लिबास में रक्स कर रहे हैं। इनमें से बेशतर अफराद की शनाख्त ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों के तौर पर की गई। असल में ये ट्रांसजेंडर्स ट्रांस कम्युनिटी से ये की गई कि वो ट्रांस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने इस शो में ना सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि इसकी मेज़बानी में भी हिस्सा लिया। वीडियोस में परफॉर्मेंस के दौरान इस्तेमाल किए गए गाने, अंदाज और लिबास को देखते हुए सोशल मीडिया पर इस तकरीब को मुबैना तौर पर हम जिन्स परस्ती के फ़रोग़ से ताबीर किया गया। अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और इस तकरीब को गैर अखलाकी और समाजी इक़दार के मुनाफी करार दिया जाने लगा। सोशल मीडिया पर शोर बपा हुआ और दबाव के नतीजे में हुकूमत पंजाब ने फौरी नोटिस लेते हुए पुलिस को कार्रवाई की हिदायत की। लाहौर पुलिस ने तेज़ी से हरकत में आते हुए तकरीब में शिरकत करने वाले और इंतज़ामिया से मुंसलिक चंद अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें अक्सरियत ट्रांस कम्युनिटी की थी और 50 से ज़ायद ख्वाजा सराओं के गिरोह के ख़िलाफ़ ताज़ीरात पाकिस्तान की कई दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इन दफ़ात में फोश मवाद की तरसील, फ़रोख्त और तकसीम के इल्ज़ाम में दफ़ा 292, इसी तरह फोश मवाद दिखाने और बेचने पर दफ़ा 292A और अवामी मकाम पर नाजेबा हरकत पर मुल्ज़िमान पर दफ़ा 294A लगाई गई। और यूँ ये मामला अदालत जा पहुँचा, लेकिन लाहौर की मुकदमा अदालत ने मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ प्रोग्राम मुनक्किद करने पर गिरफ्तार ट्रांस कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को नाकाफ़ी सबूत होने की बिना पर खारिज किया। लेकिन इसके बावजूद DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं कि जो इवेंट मुनक्किद किया गया वो गैर अखलाकी था और हम इस हवाले से अपील में भी जाएंगे। अब DIG ऑपरेशंस ये कह रहे हैं कि बावजूद इसके कि मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया इन लोगों को, वो इसको परसू करेंगे और अपील में जाएंगे। इस वक्त मोहम्मद अली साहब मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सारे मामले पर उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो शहर लाहौर के दिल में गुलबर्ग जैसे इलाके के अंदर मुबैना तौर पर एक ऐसा इवेंट हुआ जिसे हम जिस परस्ती से ताबीर किया गया और फिर उसमें ज़ाहिर है लाहौर पुलिस भी हरकत में आई, मुकदमे का इंदराज भी हुआ, ये मुकदमा अल्टीमेटली अदालत भी जा पहुंचा। ये हाउ डू यू सी दिस एंड हाउ डू यू एनालाइज दिस कि इस तरह का मामला शहर लाहौर के अंदर इंतज़ामिया की नाक के नीचे, वो ये कहते हैं कि NOCs के साथ हुआ और उसमें एक तासुर ऐसा इंप्रेशन मिला कि हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है। क्या वाकई बड़ी तेज़ी से हमारी यूथ में एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको फ़रोग़ दिया जा रहा है, लोगों को इस तरफ माइल किया जा रहा है? आप क्या देखते हैं?
बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। सबसे पहले देखें, मामला हल हुआ, बड़ी खुशी हुई कि पंजाब पुलिस ने नोटिस लिया। लेकिन चूंकि हमारा यूथ के साथ एक गहरा ताल्लुक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में आना जाना होता है, तो प्रॉब्लम्स दो हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो इस वाक़े से बिल्कुल वाज़ेह भी हुई। पहली प्रॉब्लम तो है कि वो जो सैटेनिक सिंबल्स थे, बहुत ओपन सेटेनिज्म जो एक पूरी मूवमेंट है, आपको भी पता है, उसके हवाले से। और दूसरा ये कि ये जो हमारे एलीट इदारे हैं, स्पेशली जो फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं, चूँकि हमारा बच्चों से इंटरेक्शन होता रहता है, तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत तेज़ी से, स्पेशली इन फील्ड्स में, इन इदारों में, स्पेशली जो फैशन डिज़ाइनिंग में लोग जाते हैं, उनमें बहुत तेज़ी से ये चीज़ फैल रही है। और बड़ी हिडन पार्टीज होती हैं, लेकिन पहली बार ये खुलकर चीज़ सामने आई। तो मेरे लिए देखिए, जो बिगर प्रॉब्लम है वो है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, खुसूसन जो मर्द हैं, जो लड़के हैं, वो फेमिनिन आहिस्ता आहिस्ता बनते जा रहे हैं। और आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट आपको भी पता है कि एलजीबीटीक्यू मूवमेंट का वन ऑफ द एजेंडा इज टू मेक द मेन मोर फेमिनिन। तो देखिए, आपको भी पता है कि ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि हमारे जो पूरी जनरेशन है वो इस वक्त इस खतरे में है कि आप खुद सोचें कि पूरी दुनिया में मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो 30% गिर गया है। और ये बाकायदा स्टैटिस्टिकल बात है, रिसर्च बेस्ड बात है। फैमिली सिस्टम टूट रहा है। लड़के शादियां नहीं करना चाहते, लड़के लड़कियां बन रहे हैं, लड़कियां लड़के बन रहे हैं। तो ये आई सी इट एज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और ये पार्टीज ये तो सामने आ गए, यकीन करें। अभी हिडन क्या क्या होता है और इन इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या होता है, दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड अलार्मिंग एट द सेम टाइम। ये ज़ाहिर है आप बड़ा क्लोजली क्योंकि यूथ में रहते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एज यू जस्ट मैंशनड। ये जो एक मिलान है लड़कों का इन पर्टिकुलर इस तरफ, या झुकाव है, और फिर LGBTQ वाला मामला है, हाउ डू यू एनालाइज दिस? इसकी बुनियादी वजूहात क्या देखते हैं आप? अच्छा रेहान भी, हमारे पास भी बड़े कुछ लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह, आई अप्रिशिएट। देखिए, हम तो एम्पथाइज करते हैं, और ये हमारे ही बच्चे हैं, हम इनका नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। हमारे पास कुछ लोग आए जो काउंसलिंग्स के लिए आए, और दे रियली वांटेड टू डिस्कस दिस। उनके पेरेंट्स डिस्कस करना चाहते थे। मेरे पास एक बड़े मशहूर डॉक्टर साहब आए, और उनका बच्चा अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में जाके वो फीमेल्स के क्लोथ्स पहनने लग गया। एनीवे, वो एक लॉन्ग स्टोरी है, टू कट इट शॉर्ट। बट सम ऑफ देम रियली वांट टू गेट आउट। और देखा ये गया है कि डेफिनेटली कोई ट्रॉमा इन्वॉल्व होता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, बुलिंग होती है। जाहिर है, हमारे यहाँ आपको पता है बुलिंग भी बड़ी रूथलेस है। एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा फेमिनिन नज़र आए, मेल, उसको अजीबोगरीब टाइटल्स दिए जाते हैं, फिर वो ज़रा रेज में आके इस साइड पे चले जाते हैं। फिर वो जो कंटेंट है जो बड़ा आम हुआ टिकटॉक पे, ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से, जिनको मैं बिल्कुल भी ख्वाजा सरा नहीं कहूँगा, बल्कि वो एक अलग टर्म है। और मैं ये समझता हूँ कि दे आर मैन ड्रेस्ड एज वुमेन, और वो बायोलॉजिकल मैन है, बट ऑब्वियसली शैतान ही हैज़ हिज वेज टू करप्ट ह्यूमैनिटी। तो वो जो कंटेंट देखकर मज़ीद ऐसे बच्चे जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं, जो ब्रोकन फैमिलीज़ की तरफ से हैं, जिनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई बहुत कोई पेनफुल इवेंट से गुजरे, बुलिंग से गुजरे, तो ज़्यादातर ये लोग वहाँ अट्रैक्ट होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। और फिर ये पूरी एक कम्युनिटी है। देखिए, ये जैसे पार्टी हुई, ये हमारे सामने है, करते हैं ऐसे बच्चों को, मज़ीद अट्रैक्ट करते हैं। तो इट्स अ वेरी सैड इवेंट दैट। ठीक। अच्छा देखिए, एक तरफ तो लाहौर पुलिस हरकत में आई, अल्टीमेटली मैटर कोर्ट में गया, और फिर कोर्ट से कुछ बेल्स वगैरह भी हुई हैं। लेकिन ये ट्रांस एक्टिविज़म, ये जो जो ट्रांस एक्टिविस्ट हैं, ये ना सिर्फ इस एजेंडा को परसू कर रहे हैं, इस पर धड़ल्ले से बात कर रहे हैं, वो अपने राइट्स की बात करते हैं। रिलीजियसली व्हाट डू यू सी? क्या राइट्स, क्या कोई ट्रांस एक्टिविज्म के ये, या जो वो राइट्स मांगते हैं, ये रिलीजन में कहीं है, मौजूद है? भी आप पढ़ें तो इट इज़ समवन जो परसीव्ड ख्यालात की वजह से, अपनी परसेप्शंस की वजह से अपनी जेंडर तब्दील करना चाहे, कि दे फील लाइक दे आर, लेट्स से, अ वुमन ट्रैप्ड इन अ मैन्स बॉडी। तो यू नो, साइंस डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, टू बी ऑनेस्ट, साइंस केयर्स अबाउट द फैक्ट्स। तो मैं तो इस पूरी मूवमेंट को ही गैर इस्लामी मानता हूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि लानत फरमाई ऐसे मर्दों पे जो औरतों की तरह दिखना चाहते हैं, और ऐसी औरतों पे वाइस वर्सा भी है। फिर ये पूरी मूवमेंट जो है, इट लीड्स समवेयर। वेयर डज इट लीड?
कौम लूत के जो अमल था, ऑब्वियसली ये LGBTQ, आप खुद देख लें, लेस्बियंस, गेज, ट्रांससेक्सुअल्स। और फिर DSM-5 आप खोलें, जो स्टैटिस्टिकल मैनुअल है साइकोलॉजी का, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो DSM-5 में जो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें आप जाकर देखिए, ये एक डिसऑर्डर है, ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर, के दूसरे जेंडर का लिबास पहनकर फेटिश फील करना और उससे सेक्सुअल प्लेजर लेना। तो अब इसको साइकोलॉजिस्ट भी छुपाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, ये दो लेफ्ट और राइट विंग्स हैं। डेमोक्रेट्स जो है वो अल्ट्रा लिबरल्स हैं, रिपब्लिकन जो है वो कंजर्वेटिव्स हैं। तो डेमोक्रेट्स के दौर में ये जो लिबरल साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत ऊपर आए और इन्होंने इन चीज़ों को भी छुपाना शुरू कर दिया। तो मैं इसे गैर इस्लामी भी मानता हूँ और साइकोलॉजी की रूह से भी मैं इसको एक डिसऑर्डर मानता हूँ, सीधी सी बात है। हाँ, ख्वाजा सरा जो है वो, उनके साथ हम एम्पथाइज करते हैं, जिनके साथ ज्यादती भी होती है, उनके पेरेंट्स भी फॉरसेक उन्हें कर देते हैं, और उसमें हमने कई बार बात की। ठीक, लास्टली देखिए, आप तो यूथ के साथ अपना रिश्ता, बड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है जो रखे हुए हैं, कनेक्ट करते हैं, आप ओपन माइक सेशंस भी करते हो, ज़ाहिर है आप उनको सुनते भी हैं, उनके इश्यूज एड्रेस भी होते हैं। घर के लेवल पे आपको क्या लगता है, जो यंगस्टर्स हैं, पेरेंटिंग को लेके, फिर टीचिंग को लेके, उसमें क्या तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है जो असरे हाजिर के तकाज़ों से हम-आहंग हो? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स को सीरियस होना चाहिए बच्चों की तरबियत के बारे में। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एलीट क्लास है, उनका अपना माहौल बड़ा लिबरल होता है। अभी रिसेंटली एक ड्रग एडिक्ट का काउंसलिंग केस आया हमारे पास, तो वहाँ अनफॉर्चुनेटली उसके फादर भी अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते थे। तो देखिए, जब घर का माहौल ही ऐसा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं आती लोगों में? या तो बच्चे ना पैदा करें, सीधी सी बात है। अगर बच्चे आपने पैदा किए हैं तो प्लीज़ बी सीरियस। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ें इस जनरेशन के बारे में। ठीक है मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खैर, अल्लाह हाफ़िज़।